हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th BST का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। जहां पर बेटा आज ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फाइनली क्लोज करने वाले हैं। कुछ हमारे पास टेलर की बेटा टेक्निक्स रह गई थी, वो आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टेलर की टेक्निक्स। इससे पहले मैंने फ्यूल के प्रिंसिपल्स और हमारे पास फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई हैं। टेलर के हमने प्रिंसिपल्स भी पढ़े, 2 टेक्निक हमने पढ़ ली थी। आज हम वर्क स्टडी से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें आपके पास बेटा मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हो। अगर आपके कोई भी अभी तक बैकलॉग्स चल रहे हैं, आपने अभी तक नहीं देखा, आप उसको जाकर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मेनली हम स्टार्ट करने वाले बेटा वर्क स्टडी से। देखो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता था, फंक्शनल फोरमैनशिप में 4 है ना हमारे पास। देखो फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन है। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता था कि हमारे पास 2 हमने उसमें डिवाइड कर दिया था, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। फिर उसमें भी बेटा कैटेगराइजेशन था। ये बेसिकली एक्सटेंशन वर्जन होता है डिवीजन ऑफ वर्क का, जो कि वर्कर्स के ऊपर कुछ फोरमैन्स हम बिठा देते हैं ना। फिर उसके बाद है बेटा नेक्स्ट आ जाता था स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, क्वालिटी के टर्म्स में नहीं बल्कि साइज, शेप, इन सब चीज में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता था कि जितने भी आपके अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन आपने कर रखे हैं उसको कम करो, सिंप्लीफाइड रखो सभी चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को, काम को, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या है, देखो वर्क स्टडी में हमारे पास 4 है, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, है ना। देखो जो वर्क स्टडी होता है इसका मतलब क्या होता है, वर्क स्टडी में आ जाता है इट इंश्योर, ये इंश्योर करने का काम करता है। क्या इंश्योर करने का काम करेगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो मिनिमम कॉस्ट में, कॉस्ट कम से कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही बेटा बेसिकली वर्क स्टडी का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाए, है ना। अब सबसे पहले चलते हैं फटीग स्टडी पे। देखो फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी लोग सब काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, हमारे मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग सब काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको क्या हमें कुछ ना कुछ रेस्ट इंटरवल्स देने होते हैं। यही बेसिकली फटीग स्टडी हमारे पास कहता है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है कि आपको सबसे बेस्ट मेथड यूज करना है जो जिससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का आप ज़्यादा यूटिलाइज करो। ये बेसिकली मेथड स्टडी कहता है। फिर आ जाता है बेटा मोशन स्टडी के जितने भी हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, मोशंस हैं, उनको कम करना है ताकि काम बढ़िया तरीके से चलता रहे। और टाइम स्टडी क्या कहता है, टाइम स्टडी बेटा हमारे पास यहां पर बताता है कि स्टैंडर्ड टाइम आपको फाइंड आउट करना है, वर्कर्स को कितना लगना चाहिए वो हमें चेक करना होता है। देखो सबसे पहले चलते हैं फटीग स्टडी पे। फटीग स्टडी बेटा हमने यहीं पर डिस्कस करा है कि एक इंसान जब काम करता है क्या वो थकता भी है, टायर्ड भी हो जाता है, बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा। अब मशीन तो नहीं है ना, इंसान ही है। ये इसके अंदर लिखा है, देखो पर्सन है, टायर्ड हो जाता है जब कोई ना कोई वो जॉब करेगा बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। तो हमें उसे क्या देने होते हैं, कुछ ना कुछ रेस्ट इंटरवल देने होते हैं। अब टेलर यहीं पर हमारे पास ये बोलता है कि जो रेस्ट इंटरवल्स है वो कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये हम मैनेजर से डिसाइड नहीं करवाएंगे। हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे फटीग स्टडी की मदद से, क्योंकि मैनेजर करेगा तो गड़बड़ भी कर सकता है, वो रेस्ट नहीं दे। ऐसा भी हो सकता है कि विश और एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर से नहीं होगा, बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच, एक अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या वो अप्रोच होगी, वो होगी बेटा फटीग स्टडी। क्या होने वाली है, फटीग स्टडी होने वाली है। फटीग स्टडी क्या कहती है, देखो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है एक एवरेज वर्कर को व्हेन ही परफॉर्म्स अ जॉब, कि जब वो काम कर रहा है आप उसको पहले ऑब्जर्व करो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायरिंग एंड देन गिव हिम अ ब्रेक। अब आप देखो, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे ना वो थक रहा है, तो जब भी वो थक रहा होगा आपको उसको ब्रेक देना है, रेस्ट इंटरवल देना है। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स। अब उससे आप देख लो कि कितने हमें ब्रेक देने हैं, है ना। तो ये फटीग स्टडी हमारे पास यहां पर कहता है, ठीक है जी। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास मेथड स्टडी। देखो मेथड स्टडी क्या कहता है कि आपको सबसे बेस्ट मेथड यहां पर लगाना है जिससे आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सबसे कम आए
और आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अपना यूज़ कर पाओ रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे बेस्ट मेथड लगाओ, और बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको रूल ऑफ थंब नहीं लगाना है ना। आपको सब चीज़ें कैसी करनी होगी, आपको करनी होगी बेटा सारे मेथड्स लगा करके देखो, जो सबसे बेस्ट और सुटेबल आपको लग रहा हो, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा हो, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा हो और सबसे ज़्यादा कम यानी कि कम उसकी कॉस्ट हो, वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेथड स्टडी का, कि कॉस्ट कम से कम आए, एक तो मेन एम ये हो गया, और जो हमारी क्वालिटी है वो बढ़िया हो और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ, क्योंकि कस्टमर हमारा क्या होता है बेटा, अगर हम कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो कस्टमर हमारा भगवान है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो बढ़िया है, आप कॉम्पिटिटर से जीत जाओगे, कस्टमर आपके पास ही आएगा, सेल्स रिपीट होगी, आपका फायदा ही फायदा। आगे चलते हैं बेटा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? टाइम स्टडी का मतलब होता है कि फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया बेटा एक वर्कर को उसकी स्किल और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कितना समय लगता है काम करने के लिए। यही बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का? स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करना, देखना कि वर्कर को कितना टाइम लगता है, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, और फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है स्टैंडर्ड टाइम के अंडर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन, या फिर ये कहा गया है कि जो भी हम स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना बेटा रेस्ट इंटरवल में भी हम पढ़ के आए कि मैनेजर की विल या फिर विश से नहीं करना है, क्योंकि मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लो, या फिर क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप जिस भी इंसान को ज़्यादा ब्रेक दोगे तो फिर वो काम पे वापस सही तरीके से नहीं आ पाता है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें वहाँ पर रेस्ट इंटरवल में फटीग स्टडी का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम स्टडी का यूज़ करना पड़ेगा। यही कहा गया है कि आप टाइम स्टडी का यूज़ कर कर ही स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करो, मैनेजर नहीं करेगा। ठीक है ना, आगे चलें। 3 स्टडी होगी। अब आ जाता है बेटा मोशन स्टडी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिंपल ये है कि ऐसा भी तो होता है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं उनके बीच में कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स है, जैसे कि कोई एक एम्प्लॉई है वो दूसरे एम्प्लॉय के पास बार बार जा रहा है, वो जब भी उसके पास जा रहा है वो दोनों बातचीत कर रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, तो वो सब क्या है, अननेसेसरी यानी कि इररिलेवेंट मूवमेंट्स हैं। आपको उसको यहाँ पर खत्म करना है, फाइंड आउट करना है और खत्म करना है। ठीक है, इसके अंदर जाता है मोशन स्टडी का मतलब क्या है, जितने भी स्टडी ऑफ मूवमेंट्स है, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग, चेंजिंग पोजीशंस के बार बार जगह बदल बदल के दूसरे एम्प्लॉयज के पास जा रहे हैं, ये सबको आपको देखना है ना। फिर उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एलिमिनेट करना। पहले देखो जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो, काम वाले हैं, चलो काम से हम एक दूसरे के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन बार बार अननेसेसरी तरीके से मैं उसके पास दूसरे एम्प्लॉयज के पास जा रहा हूँ, उसका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जितने भी बेटा अननेसेसरी हैं, जितने भी हमारे अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, उन सबको हमें खत्म करना है। ये बेसिकली इसके अंदर जाता है कि एग्जांपल के तौर पे होना क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, हम देखते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या है, इंसिडेंटल क्या है, अनप्रोडक्टिव क्या है। जो भी अनप्रोडक्टिव होंगे उनको हमें हटा देना है। ठीक है जी, आगे चले। आगे आ जाता है बेटा हमारे पास 4th, देखो वर्क स्टडी में हमारे पास आ गया था। वर्क स्टडी के बाद अब जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बहुत ही शानदार एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल में क्या लिखा है कि बेटा हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक वर्कर 10 यूनिट बनाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अगर कोई भी वर्कर 10 से ज्यादा यूनिट, अगर उसने 11 यूनिट बना दी, 12 यूनिट बना दी, तो हम उसे कितना देंगे, हम उसे 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देंगे, यानी कि वो मेरा एफिशिएंट वर्कर हो गया। दूसरी चीज ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर आपने 10 बनाने के लिए दिया हो, वो 10 ना बना पाए, 10 से कम भी तो बना सकता है। अगर वो 10 से कम बनाएगा तो आप उसे कम पे करो, यानी कि 40 रुपए के हिसाब से पे करो। यही लिखा है। देखो जी, अगर उसने 11 यूनिट बना दी तो 11 × 50 आपने उसे दे दिए 550 रुपए एक दिन के। दूसरी चीज क्या है, अगर बेटा उसने 10 से कम बनाया, उसने 9 ही यूनिट बनाई, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 40 के हिसाब से 360। तो ये डिफरेंस यहां पर आ गया, नहीं आ गया, 190 का हमारे पास डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस बेसिकली इनएफिशिएंट और एफिशिएंट में डिफरेंस बना देता है, और जो इनएफिशिएंट होगा उसको मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं कि वो भी एफिशिएंट बन पाए, क्योंकि पैसे के लिए तो हर कोई काम करता है। अब उसे दिखेगा कि यूनिट को पैसे में कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि उसने 9 बनाया और उसे कम पेमेंट मिली, वहीं एक दूसरा वर्कर जो उसके साथ काम कर रहा था उसने ज्यादा यूनिट बना दी तो उससे ज्यादा पैसा मिल गया। ठीक है, ऊपर भी देखो ये लिखा है, ये तो एग्जाम्पल था, ऊपर ये लिखा है कि जो टेक्निक है
ये बेसिकली इसमें क्या होता है, डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस आते हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, यानी कि जो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। डिफरेंस बना देता है एफिशिएंट में और इनएफिशिएंट में। जो एफिशिएंट होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है जी, सिंपल है ना, सबको एक तरीके से आपको पे नहीं करना है। ये बेसिकली इसका फंडा है। आगे चले बेटा, आगे हैं, देखो हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा है, एक है बेटा फ्योल, एक है हमारे पास हेनरी फ्योल और एक है बेटा एफडब्ल्यू टेलर, है ना। दोनों के बीच में क्या कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में कि क्या क्या दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। सबसे पहले लिखा है जो दोनों का एम है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो। बताओ जी, हमने फ्योल के बारे में पढ़ा, हमने टेलर के बारे में पढ़ा, क्या दोनों यही बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाओ? बिल्कुल। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा ये लिखा है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। यही बेसिकली हमने फ्योल में पढ़ा है, यही बेसिकली हमने टेलर में पढ़ा है। तीसरी चीज क्या लिखी है, तीसरी चीज ये लिखी है कि बेटा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास टॉप पे होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कम होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, खुद के लिए काम ना करो। अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन के आपने गोल अचीव करवा दिए तो आपके तो ऑटोमेटिकली जो है गोल्स वो अचीव हो जाएंगे, है ना। दूसरा लिखा है कि दोनों ने सजेस्ट करा है डिवीजन ऑफ वर्क। बताओ जी, दोनों ने क्या यही बताया कि बेटा अगर डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, वही एग्जाम्पल के साथ, जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि हम एक फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बनाने का हमारा काम है, हम एक ही इंसान से वुड भी कटवा रहे हैं, असेंबल भी उसी से करवा रहे हैं, पेंट भी उसी से करवा रहे हैं, लास्ट फर्निशिंग भी उसी से करवा रहे हैं, तो सारा काम कर लेगा, हो सकता है कर ले, लेकिन टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा, ना ही उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ पाएगा। वहीं अगर हम सेपरेट बंदे से करवाएं कि लकड़ी हमने अलग से कटवा दी, असेंबल हम अलग से करवा रहे हैं, पेंट हम अलग से करवा रहे हैं, तो सब में क्या आ जाएगा बेटा, परफेक्शन आएगा और स्पेशलाइजेशन हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बोथ इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दोनों का जो काम है वो किसमें है बेटा, मैनेजमेंट स्टडीज में, रिसर्च में। ये तो था सिमिलैरिटीज। अब चलते हैं लास्ट फाइनल बिल्कुल डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो जो फ्योल भाई साहब है ये फादर हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के, जिसमें बेटा हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं और ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें टेलर की, टेलर फादर है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट के, यहां पर है मॉडर्न मैनेजमेंट, वहां पर है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसने बेटा 4 प्रिंसिपल दिए हैं और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे काम करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी के बारे में बताते हैं। इधर आ जाओ, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जनरल थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन पे दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल थ्योरी होगी, किस पे दिया है, प्रोडक्टिविटी पे, तो यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो कहा है ना फादर ही साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो किस पे होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। आगे चलो, एम्फेसिस किस पे है, ये किसके लिए है, ये बेटा टॉप लेवल के लिए, ये हमारे पास लोअर लेवल और फ्लोर लेवल, जिसमें हमने फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा, वर्कर्स के बारे में तो हो रहा था, वर्कर्स के ऊपर एक फोरमैन मिटा दिया, तो ये कहां पर है, लोअर और फ्लोर लेवल पे। इसके बेटा यूनिवर्सल, हर जगह, यूनिवर्सल का मतलब होता है परवेसिव, सब जगह लगते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे पास लग रहे होते हैं। अगर हम बात करें बेटा फ्योल की, किस पे बने हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बने, ये बने हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, इधर आ जाओ, फ्यूल में आओ दोबारा, जो ओरिएंटेशन है वो किस पे है, मैनेजरियल फंक्शन पे है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, ये सब हम पढ़ के आए कि टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, वर्क स्टडी है, डिवीजन डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम है, तो किस लिए है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही तो है। इधर आ जाओ, यहाँ पर जो प्रॉफिट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा मैनेजर के साथ, यहां पर होगा बेटा डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम क्या कहता है, जो एफिशिएंट है उससे ज्यादा दो, जो इनएफिशिएंट है उसको कम दो। इधर आ जाओ, यहां पर बेटा अप्रोच लगेगी, मैनेजर की अप्रोच से होगा, यहां पर इंजीनियर की अप्रोच से हमारे पास चल रहा होगा। ये बेसिकली इसका डिफरेंस है। आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे बेटा फाइनली हमारा यहीं पर ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल की इसकी केस स्टडीज प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।